नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से एक आदमी का गुलाम बन चुका है और पूरे पाकिस्तान को शहबाज शरीफ ने उस आदमी को बेच दिया है। और ये पूरी कहानी तब से शुरू हुई जब 2024 में पाकिस्तान के इलेक्शन का रिज़ल्ट आ रहा था। इमरान खान की पार्टी पीटीआई शुरुआती रुझान में इलेक्शन जीत रही थी, लेकिन रातों रात खेल हुआ और शहबाज शरीफ की सरकार बनी। तो शहबाज शरीफ जो हैं वो मुनीर साहब के एहसानों से दब गए। अब उनको रिटर्न फेवर करना था। उन्होंने क्या किया, पूरे पाकिस्तान को असीम मुनीर के हाथों में दे दिया और वहाँ की पार्लियामेंट ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया है जिसके बाद ना वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू है, ना वहाँ के जनता की कोई वैल्यू है, ना जो भी पॉलिटिकल सेटअप वहाँ पर है, मिनिस्टर्स, एमपी जो भी हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जुडिशरी की कोई वैल्यू नहीं है। पूरी तरीके से पाकिस्तान की हालत है ख़राब और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान अब हमारे बीच नहीं रहा। जो स्थिति नेपाल में है, जो स्थिति बांग्लादेश में है, उससे बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में है। और जब तक पाकिस्तान की आवाम को ये समझ आएगा तब तक पाकिस्तान दोबारा गुलाम बन चुका होगा। जैसे पहले कंपनी का रूल था, एक बार फिर पाकिस्तान में कंपनी का रूल होगा और वो कंपनी चलाएगी वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस। और जो वहाँ की आर्म्ड फोर्सेस है, पावर उसके पास भी नहीं है, पावर है सिर्फ एक आदमी के पास जिसका नाम है असीम मुनीर। मैं क्यों आर्म्ड फोर्सेस और असीम मुनीर को अलग कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि अभी तक सेना पर्दे के पीछे थी। आज़ादी के 78 साल पाकिस्तान के हुए हैं, जिसमें से आधा समय पाकिस्तान ने तो डायरेक्ट रूल किया है और जब डायरेक्ट नहीं किया तो इनडायरेक्ट किया। और कई ऐसे मौके आए हैं जब सिविल सोसाइटीज़ ने, अपोजिशन ने मिलकर आर्म फोर्सेस पे भी प्रेशर डाला है और दबाव बना करके आर्म फोर्सेस को बैकफुट पे किया है। लेकिन अब आर्म फोर्सेस के पास भी पावर नहीं है। जो पावर है वो सिर्फ़ और सिर्फ असीम मुनीर के पास है। अलग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो जनता थी पहले, वो आर्म फोर्सेस को लेकर के उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पेक्ट था। तो सिविलियन और आर्म फोर्सेस के बीच में एक जनता में पेट्रियोटिक बिहेवियर होने के कारण एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट था आर्म फोर्सेस को लेकर के। लेकिन अब उनको धीरे धीरे पता चलेगा कि पावर आर्म फोर्सेस के पास नहीं है, पावर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास नहीं है, पावर पाकिस्तान नेवी के पास भी नहीं है, ना आर्मी के पास है। पावर है सिर्फ और सिर्फ असीम मुनीर के पास। इसीलिए असीम मुनीर और आर्म फोर्सेस को मैं अलग कर रहा हूँ। और ये जो पूरी की पूरी जो बेचा है शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान को ख़रीदा है असीम मुनीर ने, अपने एहसानों तले दबा दिया है इसको, शहबाज शरीफ को, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स में। और असीम मुनीर भी नहीं है रियल बॉस। रियल बॉस तो वो है जिसके साथ असीम मुनीर ने लंच किया था कुछ दिनों पहले यूएस जाके। आप सब जानते हैं किसके साथ किया था। और वो जो थाली थी उसकी कीमत पूरी पाकिस्तान अब चुकाएगी, पाकिस्तान की जनरेशन्स चुकाएगी, वहाँ की जनता चुकाएगी। और पाकिस्तान जो अभी तक एक होप भी रख रही होगी कि ठीक है, लोकतंत्र मजबूत होगा, सिविल गवर्नमेंट के प्रति अगर थोड़ा सा भी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट रहा होगा, उस चीज़ को अब पाकिस्तान भूल सकता है। और इसीलिए मैं दोबारा दोहराता हूँ कि पाकिस्तान हमारे बीच में नहीं है। क्या हुआ है समझिए। मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान गुलाम बन गया, पाकिस्तान की जनता की वैल्यू नहीं है। जनता की वैल्यू नहीं है कहने का मतलब ये है कि भाई असीम मुनीर के पास असीम पावर है, लेकिन क्या अकाउंटेबिलिटी है? पावर लेजिटिमेट कब होता है? किसी का पावर लेजिटिमेट तब होता है जब पावर जो उसने एज्यूम किया उसके साथ एक अकाउंटेबिलिटी अटैच है, और पावर वो उनके कंसेंट से उसने एज्यूम किया है जिन पे वो पावर एक्सरसाइज करेगा। पूरा डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। जब हम प्राइम मिनिस्टर चुन के लेके आते हैं तो हम अपना वोट देते हैं। वोट का मतलब कंसेंट देते हैं कि ठीक है, इस व्यक्ति को चुनते हैं, जो भी पावर होंगी सरकार की वो ये व्यक्ति, इसको अथॉरिटी दे दिया, ये उनको एक्सरसाइज करेगा। लेकिन उसके साथ एक अकाउंटेबिलिटी भी होती है। पार्लियामेंट में उनको अकाउंटेबल ठहराया जाता है और एक डर होता है लीडर्स में कि 5 साल बाद जनता के कोर्ट में रिपोर्ट करना है, हम बदले जा सकते हैं। लेकिन असीम मुनीर को किस बात का डर है? पूरे पाकिस्तान को कल वो युद्ध में झोंक दे और खुद हेलीकॉप्टर पकड़ के भाग जाए, उसको किसी बात का डर नहीं है। कोई इलेक्शन उसे फेस नहीं करना। पावर असीम। क्या पावर? सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स
जो अब पाकिस्तान में होंगे वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन जो अब पाकिस्तान में होगा वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। एक नए फेडरल कोर्ट का गठन होगा और फेडरल कोर्ट तय करेगी कि क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होंगे। मतलब सारी जो मेजर काम होता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट रहना ज़रूरी है, वो सारी काम वहाँ की फेडरल कोर्ट करेगी जिसका गठन होगा। और उसके जज कौन चुनेंगे? उसके जज को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन एक जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन की सिफारिश पे। और जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन में अपर हैंड होगा प्राइम मिनिस्टर का और शहबाज शरीफ का। तो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन हो चुकी है ख़त्म, वहाँ का जुडिशियल सिस्टम हो चुका है पूरी तरीके से हाईजैक। सुप्रीम कोर्ट अब वहाँ पर क्रिमिनल और सिविल केसेस लड़ेगा। लोगों की ज़मीन की भैंस चोरी हो गई, किसी का मर्डर हो गया, यही केसेस अब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट, जिसको इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश के बने रहने के लिए, उसकी अब ये हालत हो गई है। अब फेडरल कोर्ट बनेगा जो कि असीम मुनीर के हाथ में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम ख़त्म गया उसके हाथ में, जुडिशरी का काम ख़त्म गया उसके हाथ में। अब देखो स्टेट के तौर पर अब जिस हिसाब से उसने इलेक्शन रिग करके शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया, तो एक तरीके से जनता के कंसेंट का भी काम ख़त्म। अब वोट तो वो बस इसलिए दें कि जब तक वो वोट देते रहेंगे तब तक लगेगा आसिम मुनीर को कि ठीक है, विरोध अभी नहीं हुआ है, अभी भी लोग डेमोक्रेसी के मिथ में हैं, अभी भी एक तरीके से पूरा तख्ता पलट पाकिस्तान का हो गया, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और असीम मुनीर जो है ना, अब वो नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड को भी देखेंगे। नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड होती है जो न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनका देख रेख करती है, डिसीज़न लेती है कब न्यूक्लियर चलाना है कब नहीं चलाना, जो लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं उसका देख रेख करती है। वो अब असीम मुनीर के हाथ में है। ट्रेमेंडस पावर उसने एज्यूम कर ली है, ट्रेमेंडस पावर। तो सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। अब असीम मुनीर जो है एक, अब क्या होगा, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जैसे इंडिया में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का गठन होने वाला है पाकिस्तान में। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को जो चेयर करेंगे वो हमेशा हर वक्त आर्मी का ही चीफ होगा। आर्मी का चीफ कौन है? असीम मुनीर। असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ को जब एहसान तले दबा दिया, तो शहबाज शरीफ ने जो फेवर रिटर्न किया वो कैसे किया? पहले नियम था कि 3 साल तक ही जो आर्मी चीफ है या बाकी आर्म फोर्सेस के चीफ हैं वो 3 साल तक का उनका टेन्योर रहेगा, या फिर 64 साल तक वो सर्विस दे सकते हैं। सबसे पहले आकर के उसने एज लिमिट हटाया 64 साल, और जो 3 साल की सर्विस को बढ़ा करके 5 साल कर लिया, यानी कि अब 31-32 तक असीम मुनीर को कोई जो है वो आर्मी चीफ से हटाने का कोई सोच भी नहीं सकता है। तब तक का अपना इंतज़ाम असीम मुनीर ने बढ़िया से कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ? इसके अलावा वो 5 स्टार रैंक का ऑफिसर बन चुका है, वो फील्ड मार्शल बन चुका है। फील्ड मार्शल कुछ नहीं किया उसने, अभी उसकी हालत ख़राब। अभी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, वहाँ के एयर बेसेस को तबाह किया, वहाँ के जो मिलिट्री बेसेस थे उसको तबाह किया हमने। उसके बाद अब उसका फ़ायदा असीम मुनीर ने उठाया, और असीम मुनीर ने कुछ ना करके भी अपनी पीठ खुद थपथपाई और अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। भाई साहब, फील्ड मार्शल क्या होता है समझते हो आप? 5 स्टार रैंक का ऑफिसर होता है फील्ड मार्शल। और फील्ड मार्शल वो ज़िंदगी भर रहेगा, ज़िंदगी भर वो उस यूनिफॉर्म को पहनेगा जो फील्ड मार्शल पहनते हैं। और इसके साथ एक और बात है कि लाइफ टाइम वो एक्टिव फील्ड मार्शल भी रह सकता है। लाइफ टाइम उस पर कोई भी क्रिमिनल केसेस कभी चल ही नहीं सकते। मतलब प्रेसिडेंट के बराबर आकर के बैठ गया है वो। प्रेसिडेंट पे क्रिमिनल केस, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट गवर्नर इनको इम्यूनिटी मिली होती है, असीम मुनीर को इस वक्त इम्यूनिटी मिल गई है। कोई भी क्रिमिनल केस इस पर इनिशिएट हो ही नहीं सकता आज के बाद। और इसी के साथ जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करके प्रेसिडेंट को पोस्ट से हटाना पड़ता है, वैसे ही अब इसको भी हटाना पड़ेगा। इम्पीचमेंट, अगर आपको इसको फील्ड मार्शल से हटाना है तो इम्पीचमेंट आपको करके देना होगा, तब ये हटेगा। यानी कि प्रेसिडेंट के पैरेलल आकर के बैठ गया, सारी पावर एज्यूम कर ली, ट्रेमेंडस पावर एज्यूम कर ली, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं। तो क्या इस पावर को इलेजिटिमेट पावर नहीं कहेंगे? कमेंट में अपनी राय बताइए। और एक और बात समझिए कि इंडिया इसमें क्या करे। बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स हैं, जैसे विकास देवी कीर्ति सर कहते रहते हैं कि पाकिस्तान
पेट से है, कभी भी बलूचिस्तान हो सकता है। तो एक वो फॉल्ट लाइन है। दूसरा फॉल्ट लाइन है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के एंगल पे। इसके अलावा एक और नया फॉल्ट लाइन जनरेट हो रहा है जो कि विद इन पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस है उसके बीच में एक फॉल्ट लाइन जनरेट होगा, क्योंकि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाए जाएंगे उस चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है वो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करेगा बाकी सबके नेवी के, पाकिस्तान आर्मी के, उनके डिसीजंस को ओवरराइड करेगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, और वो मैंडेटरीली जो है वो पाकिस्तान की जो आर्मी है उसी का हेड होगा। तो सारी की सारी पावर आर्म्ड फोर्सेस के पास नहीं है, उसके बीच में एक फॉल्ट लाइन है, क्रैक लाइन है, जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। हालांकि देखिए, आप भी अपने एंड पे सोचेंगे कुछ ना कुछ, आपको बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स दिखेंगे, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि एक ऐसा फॉल्ट लाइन है जो हमने एड्रेस नहीं किया, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, अगर आप कुछ सोच लिए हैं कि ये हो सकता है, प्लीज़ उसको कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि भाई साउथ ब्लॉक में कुछ सोच रहे हो, तो रिवील नहीं होना चाहिए, अपने तक रखिए और वेट एंड वॉच कीजिए। इंडिया का जो भी, इंडिया को कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब पड़ोस में अनरेस्ट होता है तो स्पिल ओवर इफेक्ट आता है, वहाँ की जनता इधर उधर भागती है, माइग्रेशन प्रॉब्लम आता है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। और इसीलिए मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे टाइज़ हैं वो ज़रूरी है पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के हाथों करवाओ ना उसका इलाज, पाकिस्तान में क्यों लजना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जो भी लगता है कमेंट में बताइए। और क्या आप भी मेरी तरह भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान अब नहीं रहा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे जो नए अपलोड्स हैं वो आप तक मेरे अपलोड करते ही पहुंच जाया करे और आप उसमें अपना समर्थन दें। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।